डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान आप सभी का आज फिर से स्वागत करता है। आज आईएससी काव्य मंजरी पुस्तक की चौथी कविता आ धरती कितना देती है कविता की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। ध्यान दें प्यारे विद्यार्थीगण, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों की प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक ही पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। ध्यान दें, अब इसकी व्याख्या मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इस अवतरण में कवि ने वैसे इस पूरी कविता में प्राकृतिक जीवन दर्शन को मूल्यांकित किया है। कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि वाकई हम लोगों के जीवन में हमारी ये धरती माँ, हमारी ये भारत माँ हम लोगों को सब कुछ प्रदान करती है, लेकिन हमें उसके योगदान को समझना होगा। वह जो भी कुछ हमारे जीवन में प्रदान करती है उसके महत्व को समझना होगा। कवि ने यह भी बताने का प्रयास किया, अगर हमारा कार्य स्वार्थमय होगा, यानी वो केवल व्यक्तिगत लिप्सा से भरा हुआ होगा, तब शायद धरती हमारी उस व्यक्तिगत लिप्सा को न समझ सके और हम उस धरती को कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर दे, तो यह उचित नहीं है। यानी कवि ने अपने उस अबोध भाव को बालपन में उसका जो अबोध भाव था उसको पहले अवतरण मूल्यांकित किया। उसके पहले अवतरण में मूल्यांकित किया है कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। हमने बचपन में छिपकर पैसे बोए थे। ध्यान देने की बात है कि कवि ने बताया कि वह अपने बचपन की बात बता रहा है कि वह जब छोटे से सिक्के को पाया तो उस छोटे सिक्के को वह जमीन के नीचे दबा करके बो देता है जमीन के अंदर, ताकि वह बड़ा आदमी बन जाए, एक पूंजीपति व्यक्ति बन जाए। उसके अंदर लालसा थी, उस लालसा को पूरा करने का प्रयास करता है। सोचा कि वह धरती हमारी जो माँ है, यानी किसान लोग जो कुछ भी बोते हैं उसका कई गुना वो वापस करती है। तो इस प्रकार से देखा जाए हमारी यह धरती माँ बहुत कुछ देती है। तो ऐसी स्थिति में अगर पैसे बो दिया जाए तो शायद हमें कई गुना वापस मिले, उस वह पैसों का पेड़ उगेगा, तो वह एक बहुत बड़ा पूंजीपति बन सकता है। तो कभी ने वही बात बताई कि मैंने छुटपन में छिप कर पैसे बोए थे, यानी वह बचपन में छिप करके पैसा इसलिए बोया था कि लोग उसके इस कार्य को देख न पाए। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे और रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी। वह सोचा था कि पैसों का पेड़ उगेगा, कितना प्यारा पेड़ उगेगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे पैसों के जो सिक्के होते हैं यानी बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। तो रुपयों की कलदार यानी रुपयों की सुंदर यानी मधुर फसलें खनकेंगी, यानी अच्छी फसल होगी चारों तरफ, यानी वो पेड़ जो है
नोट का पेड़ होगा, रुपए का पेड़ होगा। और जब इच्छा होगी उसमें 10, 5, 20, 50, 100 के नोट अलग अलग रूप में पत्ते लगेंगे, फूल लगेंगे। कभी ने सोचा कि नोट पत्तों को तोड़ करके मैं बड़ा आदमी, मोटा शेर बन जाऊंगा, ऐसी कल्पना किया कभी ने। और फूल फल कर मैं मोटा शेर बनूंगा। सोचा कि इस तरह से लोग मेरे पास पैसे मांगे, क्योंकि बचपन में कल्पनाएं बड़ी तगड़ी होती हैं, यथार्थता की बातें कम होती हैं। क्योंकि वह देखा कि जमीन से तमाम फसलें उग रही हैं, तो मैंने पैसे बो दूं, तमाम नोट और पैसे मिलेंगे मुझे, लोग मेरे पास आएंगे, मुझसे मांगेंगे, मुझको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। इस तरह से मैं एक बड़ा सेठ, पूंजीपति बन जाऊंगा। पर बंजर धरती ने एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक ही पैसा उगला। यानी जब देखा बहुत दिनों तक एक भी, जहां पर वह बीज लगाया था पैसे का, एक भी कोई अंकुरण नहीं हुआ। तो वह यही सुना था अभी तक, जहां पर कोई भी बीज अंकुरित नहीं होता उस भूमि को बंध्या भूमि कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। तो कवि ने भी उसको बंध्या भूमि, बंजर भूमि की संज्ञा कह देता है कि बंध्या मिट्टी ने एक ही पैसा न ही पैसा उगला। यानी एक भी पैसा वहां से उगला नहीं, न पेड़ उगा। यानी मानो उसको, उसके सारे कवि के जो स्वप्न थे, यहां पर कवि ने बाल सुलभ चेष्टाओं को उल्लेखित किया है। किस तरह से बाल्यावस्था में यानी लोगों की कल्पनाएं कितनी अलग होती है। जब उसमें कुछ स्वार्थ की बातें होती है ना, तो वो सोचता है किसी और से न बतलाया जाए, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ की बात है। हो सकता है कि भाई वही बड़ा आदमी बन जाए, मोटा आदमी बन जाए, यानी इस तरह की बातें उसमें वो व्यक्तिगत रूप सोचता है। लेकिन बहुत दिनों तक जब पैसे का पेड़ नहीं हुआ, तो मानो उसका जो स्वप्न था वह सपना सब मिट्टी में लग गया, सब नष्ट हो गया। कवि ने अपने उस बाल्यकाल की भावनाओं को सोचते हुए क्या लिखता है कि सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। मेरे सारे स्वप्न जो थे न जाने कहाँ मिट गया, सब मानो धूल में मिल गया। मैं हताश हो बाट जो हता रहा। मैंने हताशा के मारे इंतजार करता रहा बहुत दिनों तक कि अब रुपए का नोट, यानी वह जो फसल है, वह पेड़ जो है अब उग जाएगा, लेकिन उगा नहीं। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैंने अपनी बाल रूपी कल्पना को सजो कर रखा था। पावड़े बिछाकर मतलब रोज मैं अपने अपलक भाव से उस जगह को देखता था कि आज कम से कम वह वृक्ष, यानी वह जो बीज जो है अंकुरित हो जाएगा। रोज जाकर जो होता था, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। लेकिन जब बहुत दिन बीत गए और नहीं उसमें से अंकुरण फूटा, तब उसमें से समझ में आया, ओफ बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। लग रहा है कि मैं अबोध था, मैं अनजान था, बोध रहित, मतलब अबोध माने बोध रहित, मतलब मेरे अंदर चेतना की जो शक्ति थी वह शून्य थी उस समय। यानी क्या सही है क्या गलत है यह सोचने की शक्ति जो है, जो बौद्धिकता होनी चाहिए, वह तो नहीं थी। मैंने गलत बीज बोए थे, तब बाद में वो समझ में उसको आता है कि मैंने जो बीज बोया था वो गलत बीज था, क्योंकि पैसे रुपए भी क्या कोई बोने की चीज है। बाद में बात समझ में आई कवि को। ध्यान दो आगे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। आज कवि अपनी उस भावना को याद कर रहा है, कितने ममता के भाव से, कितने प्रेम में भाव से उस बीज को, पैसे रूपी बीज को बोया था, ताकि वह बड़ा आदमी, एक सेठ बन जाए। वह तृष्णा को सींचा था, तृष्णा माने चाहत, अपनी चाहत को सींचा था रोज जा करके। चाहत माने वह सोचा था कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ये रोज रोज जो पैसे मांगने की जो बात होती है, अभिभावक से, गार्जियन से पैसे मांगने पड़ते हैं, पैसे मांगने की नौबत नहीं आएगी। इस तरह की बातें अपने मन में सोचा था। कौन? कवि बचपन में।
इसके बाद अब अगले अवतरण में मैं बढ़ रहा हूं बच्चों, ध्यान दें। अब इस घटना के बाद जो पहली घटना घटी, पैसे रूपी बीज को बोने की जो बात थी, अब इस बीच में लगभग काफी समय बीत गया, लगभग 50 साल और बीत गए। लगभग कभी उस समय 53-54 साल का हो गया। अब उस पुरानी बातों को याद कर रहा है। अब काफी समय बीत जाने के बाद में क्या हुआ, ध्यान दें। अर्धशती हराती निकल गई, तब से कितने ही मधुपत झर बीत गए, अनजाने ग्रीष्म तपे, वर्षा झूली, शरदे मुस्काई, सी सी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन, और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहल बस आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए, मिट्टी के नीचे भू के अचल में मणिमाणिक बांध दिए हो। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। ध्यान देने की बात है बच्चों। अभी इस अवतरण में जो 50 साल बीत गया, उसमें अर्धशती माने 50 साल, हराती माने हराती हुई निकल गई, तब से इसके बाद 50 साल लगभग बीत गया, 50 वर्ष बीत गया। तमाम बार मधुपतझर, मधु ऋतु माने मधुर ऋतु, बसंत ऋतु आई और चली गई, पतझड़ ऋतु आई और चली गई। 50 बार ग्रीष्म गर्मी अपना विकराल रूप धारण की, तपी और चली गई। वर्षा झूली, वर्षा ऋतु भी आई, झूले लगे, लोग झूले, और इस तरह से वर्षा ऋतु भी कई बार बीत गए। शरदे मुस्काई, शरद ऋतु भी मुस्कुराती हुई आई और चली गई। सी सी कर हेमंत कपे, यानी हेमंत ऋतु भी सी सी वाली ठंडक देकर कंपायमान करके मानो कपाते हुए लोगों को फिर से वापस चला गया। तरु झरे खिले वन, यानी इसके बाद पतझड़ भी आया, वन खिले। इसके बाद फिर यह क्रम लगातार चलता रहा, और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, फिर से गाढ़ी उदी लालसा को लेकर, मन में तमाम कामनाओं को लेकर गहरे काले बादल जो हैं, बादल बरसे धरती पर। एक बार फिर वर्षा ऋतु को आगमन हुआ, यानी काले काले बादल जबरदस्त बारिश की बच्चों। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर, कवि ने बतलाया कि मेरे अंदर, यानी वह जो मेरा आंगन था, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने में कुछ सेम के दाने पड़े हुए थे, और मैंने सेम के दाने को, यानी क्या काम किया, एक कोने में, आंगन के एक कोने में गीली मिट्टी को सहला करके उंगली से थोड़ा सा उसमें सेम के जो कुछ दाने थे उनको उसी में मैंने बो दिया। उसके ऊपर फिर मिट्टी थोड़ा सा मानो गिरा दिया। ऐसा लगा जैसे बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे भू के अंचल में, यानी मिट्टी के नीचे मैंने सेम के दाने को बो दिया और उसमें लगा दिया। ऐसा मुझे प्रतीत हुआ जैसे भूमि के अंचल में, भूमि के क्षेत्र में मैंने मणिमाणिक बांध दिए हों, जैसे एक मैंने मणि रूपी, यानी चमकने वाली माणिक के जो है, यानी एक बांध जैसे मैंने छोटा सा बधा दिया हो। बहुत अनुपम कार्य, बहुत दिव्य कार्य मैंने कर दिया। ऐसा मुझे उस समय खुशी हुई, मुझे आत्म अनुभूति प्राप्त हुई। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, यानी इस छोटी सी घटना को, यानी क्योंकि सेम का एक गांव में सेम के दाने बो देना, एक छोटा सा कार्य कर देना, कोई बहुत बड़ा कार्य लोग नहीं मानते हैं। इसलिए कवि ने कहा कि मैंने सेम के दाने की बोने की जो प्रक्रिया थी, इसको मैंने छोटा सा कार्य समझा, और मैंने इस छोटी सी घटना को इसके बाद मैंने भूल गया। इसके बाद अब मैं अगले अवतरण में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, पहले ध्यान दें कैसे हम पढ़ें। और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं।
छाता कहूं या विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने की उत्सुक लगते थे। कवि ने बतलाया कि जो सेम के दाने का जो बीज बोने की जो बात थी उसको मैंने बो दिया। इस छोटी सी घटना को मैंने पूर्ण रूप से भूल गया। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों। तो और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन, इस छोटी सी घटना को याद रखने की बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। किंतु एक दिन मैं संध्या में टहल रहा था। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये कविता जो है पूर्ण रूप से लयात्मक शैली में नहीं है, बल्कि यह जो है इसके जो पंक्तियां हैं अपने आप में स्वतंत्र हैं, गद्यात्मक भाव को लिए हुए है। इसलिए कवि ने कहा कि मैं एक दिन आंगन में संध्या के समय टहल रहा था, उसमें मैंने क्या देखा, मैं हर्ष से खुशी से विमूढ़ हो उठा। यानी एक प्रकार जो कहते हैं खुशी से पागल हो जाना, वैसे ही उस आश्चर्यचकित दृश्य को देख करके वह विस्मय से विमूढ़ हो गया। यानी वह देखा, क्या देखा कि एक आंगन में कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। यानी कई नवागत नए नए पौधे मानो छोटे छोटे छातों को तान कर खड़े हुए हैं। छाता कहूं या विजय पताकाएं, यानी मैंने छाता कहूं या विजय रूपी पताकाएं कहूं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पलटन यानी युद्ध भूमि को जीतने के लिए यानी जो पताका है, विजय अभियान है, उस निशान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यह हथेलियां खोले वे नन्हे प्यारी, जो भी हो वे हरे भरे उन्माद से भरे। यानी मानो छोटी छोटी वह छोटे छोटे पौधे अपनी हथेलियों को फैला करके वे लगातार आगे बढ़ने के लिए, यानी छोटे बच्चों की हथेलियां बड़ी प्यारी लगती हैं। छोटे पौधे, कोई भी पौधा हो या किसी पक्षी, चाहे पशु चाहे मनुष्य, जो छोटे बच्चे होते हैं बड़े प्यारे होते हैं, अनुपम होते हैं। तो कवि ने बतलाया कि वह जो छोटे पौधे थे मानो अपने हथेलियों को खोल कर करके जो हथेलियां प्यारी लग रही थीं, जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे, मानो उसमें उल्लास था, खुशियों की एक लहर थी, पंख मार कर उड़ने की उत्सुक लगते थे, मानो वे पंख मार कर करके उड़ने की जिज्ञासा लिए हुए हों। जैसे कोई अंडे से यानी पक्षी का बच्चा निकलता है तो उसमें एक जिज्ञासा होती है, एक कल्पना होती है, कैसे मैं उड़ कर करके जल्दी से दूसरे वृक्ष तक पहुंच जाऊं। यह कल्पना इन यानी जैसे उन छोटे छोटे नवागत पौधों में लग रहा था। कवि ने बतलाया, डिम्ब तोड़कर निकले पीढ़ियों के बच्चों से निर्निमेष क्षण भर में उनकी राह देखता। यानी जैसे अंडे में से, डिम्ब माने किसी अंडे में से वह पक्षी निकलता है, नवागत पक्षी, जैसे मानो वह उड़ने की जिज्ञासा को लेकर करके उड़ने की भाव लिए हुए हो, निर्निमेष क्षण भर में उनको देखता रहा। निर्निमेष माने बिना पलक गिराए, निर्निमेष माने बिना पलक गिराए मैं उन पौधों की पलटन को देखता रहा। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के थे बोए मैंने क्या देखा, मुझे याद आया कि मैंने सीम के दानों को मैंने आंगन में बोया था और यह दृश्य मुझे याद हो आया। इसके बाद अब मैं आगे अगले अवतरण में प्रस्तुत कर रहा हूं बच्चों। ध्यान देने की बात है, महत्वपूर्ण बात है प्यारे बच्चों कि और उन्हीं से, ध्यान दो बच्चों, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्भ से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तब से उनको राह दिखता, ध्यान दो, राह देखता धीरे धीरे अनगिनत पत्तों के लद भर गई झाड़ियां हरे भरे टंग गई, मखमली चदौवे बेलें फैल गईं, बलखा आंगन में लहरा और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को
मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। छोटे तारों से चित्रों, फूलों से छांटे। ध्यान देने की बात बच्चों, अब मैं इस अवतरण की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान दो। और उन्हीं से बौने पौधों की पलटन। कवि ने जब आंगन में टहल रहा था, अपलक दृष्टि से क्या देखता है वह दृश्य कि जैसे मानो नन्ही सी बौने पौधों की पलटन। नन्हे नन्हे छोटे छोटे पौधे, यानी बौने माने छोटा को बौना कहते हैं। छोटे छोटे पेड़ों के उस पलटन को मानो एक कोई फौज हो, वो जो कहीं जा रहे हो। हाँ, नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती, यानी जैसे मानो मेरी आंखों किसे के सम्मुख सब खड़ी गर्व से, मेरी आंखों के सामने पूरी पलटन जो है, यानी गर्व से खड़े हुए हैं, गर्व से आगे सामने परेड कर रहे हो, परेड करते हुए आगे बढ़ते जा रहे। जैसे जब सैनिक दल परेड करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनमें गौरव, आत्म स्वाभिमान की गजब की लालसा और भाव पैदा खुद यानी उसमें दिखलाई पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है भाव, यानी वह छोटे छोटे सेम के जो पौधे थे मानो छोटी सी फौज के समान दिखलाई दे रहे थे। यानी तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, मैंने रोज आना इसके बाद दोनों समय में उन पौधों को, उन पलटन को देखते रहा। यानी कवि ने कहा अनगिनत पत्तों से लद गई भर गई झाड़ियां। वह जो सेम के जो पेड़ था उसमें जो बल्लरियां निकली तमाम पत्तों से लद गई, तमाम यानी मानो लंबी लंबी झाड़ियां हो गई। वह चारों तरफ जो अगल बगल क्षेत्र था पत्तों से लताओं से सब भर गया। कवि ने कहा हरे भरे टंग गए कई मखौल, ध्यान दो बच्चों, हरे भरे टंग गए कई मखमली चदौवे। जैसे मानो मखमल का चदौवे माने तंबू, जैसे तंबू आकार में, वह हरे भरे तंबू के आकार में वह देखते देखते दिन दूने रात चौगुने वह लगातार बढ़ते जा रहे थे। उसकी लताएं बल्लरियां बढ़ती जा रही थीं, मैं भी देखता रहा। यानी ध्यान देने की बात है, मानो जैसे मखमल का चदौवा यानी मखमल का चादर यानी तंबू चारों तरफ बिछ गया हो, यानी उसकी हरी भरी बल्लरियां चारों तरफ फैल गईं। क्योंकि सेम का पौधा हुआ, कुमड़े का पौधा हुआ या जो लौकी का पौधा, ये सब तेजी से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी तेजी से, वैसे भी बरसात में पौधों की जो बढ़ने की गति होती है बच्चों, वो तेजी से होता है। तो बेलें फैल गईं बलखा, उसकी बल्लरियां ऐसे फैल गईं बलखा कर इधर उधर गिरती हुई जैसे मदमस्त हो। आंगन में लहरा, पूरे आंगन में यानी सेम की बल्लरियां चारों तरफ फैल गईं। और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का, यानी प्राय सेम या जो लताएं होती हैं, ऐसे जो पौधे होते हैं बच्चों, वे सब किसी के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। चाहे वो बांस की फट्टियां लगा दी जाती हैं या और भी रस्सियां लगा दी जाती हैं, उसी पर वे आगे बढ़ते हैं, तभी वो अच्छे फल भी देते हैं। तो बांस की यहाँ पर जो दिया है ना एक शब्द है कि बाड़े की चट्टी का, बाड़े की चट्टी माने यहाँ पर बांस की फट्टियां, बांस की पतली पतली जो कैन होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उसको लगा कर करके उसके सहारे लता जो सेम की लताएं थी वह ऊपर बढ़ रही थी। हरे 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 100 झरने फूट पड़े ऊपर को, मानो एक नहीं 100 झरने 100 लताएं ऊपर की ओर आगे बढ़ने की कंपटीशन के भाव से, प्रतियोगिता की भाव से लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। और मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। मैं बड़े आश्चर्यचकित भाव से देख रहा था कि वाकई वंश कैसे बढ़ता है। कुछ दानों को मैंने लगाया था और देखते देखते कितनी दूर तक वह यानी उसका एक छत्र साम्राज्य फैल गया है। पूरे जो सेम के दाने थे उनका कितना बड़ा अस्तित्व हो गया। वही कभी याद करता है कि वंश कैसे बढ़ता है, ये आज दृश्य मैंने देखा। आगे क्या लिखते हैं, ध्यान देने की बात है बच्चों।
अवतरण नंबर 5 में मैं पहुंच चुका हूं इस समय, ध्यान दो। छोटे तारों से चितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में, छिए स्वार्थ लोभ वश पैसे को कर। कवि ने इस अवतरण में बताने का प्रयास किया कि वह जो स्वयं के जो बल्लरियां थी, जो लताएं थी, चारों तरफ फैलती चली गईं, झागों से लिपटी लहरें। उसकी जो लताएं थी उसमें जो बीच बीच में एक रेशमी पतले पतले धागे निकलते हैं, जो कि बांस की कैन या बांस की जो पट्टियां होती हैं उसको पकड़ लेती हैं। इसी सहारे पकड़ करके वो आगे बढ़ते हैं। उस जो रेशमी जो धागे होते हैं जो निकलते हैं, जिसको इंग्लिश में स्पेंडल बोलते हैं, उसके सहारे भी आगे बढ़ते हैं। तो झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर, यानी ऐसे उसकी श्यामल लहरें लताएं आगे बढ़ रही थीं, यानी जैसे मानो उसमें एक अलग ही सौंदर्यता, एक अलग ही आकर्षण विराजमान था। सुंदर लग रहे थे, सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, जैसे मानो मावस मानी अमावस्या, यानी अमावस्या के हंसमुख नभ से, अमावस्या की रात्रि, अमावस्या का आकाश भी कितना खूबसूरत होता है। कवि सुमित्रानंदन की पहली दृष्टि जो है, शायद किसी कवि की वह आंखें जो हैं या उसकी जो आंतरिक जो कल्पनाएं हैं, वह अमावस्या की रातों का इतना सुंदर वर्णन शायद किसी ने किया हो। कवि सुमित्रानंदन पंत ने कितना बढ़िया लिखते हैं कि मावस के हंसमुख नभ से, मानो अमावस्या की रात वो मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। क्यों? उस समय वह बहुत सुंदर लग रहा था, उसमें चारों तरफ तारे खिले हुए थे, और अमावस्या की रात में तारे जब खिले हुए रहते हैं उनकी सुंदरता सबसे प्यारी होती है। कवि ने उसी भाव का वर्णन किया। चोटी के मोती से, आंचल की बूटों से, ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, यानी उसमें जो तारे लगे, तारे जो विराजमान थे वह कितने सुंदर लग रहे थे। और चोटी की मोती से, जैसे चोटी में मोतियां लगी हों, सजी हों, श्रृंगार किया हुआ हो। आंचल के बूटों से, आंचल में कढ़ाइयाँ की गई होती हैं, बूटों और सितारों से कढ़ाई की जाती है, उसकी सुंदरता बड़ी अनुपम होती है। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी। इस तरह समय बीती और समय आने पर उसमें बहुत सारी फलियां लग गईं, इतनी फलियां लग गईं, रोज फल टूटता रहा। कवि ने खूब खाया, अगल बगल तोड़ करके लोगों को खिलाया। यानी वैसे भी सेम का जो पेड़ होता है बहुत फल देता है। 2-4 सेम के दानों से जो बल्लरियां फैली, उससे कवि स्वयं उब गया और अगल बगल के लोग भी उब गए, इतना फल दिया। तब उसने कवि को याद आया, ओ धरती माँ, वाकई तुम धन्य हो, तुम महान हो, अपने प्यारे पुत्रों को कितना सब कुछ दे देती हो। कवि ने क्या सुंदर लिखा, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां, यानी उन सारी फलियों को देखकर कवि थोड़ी देर के लिए हैरत में पड़ जाता है कि वाह धरती माँ, तुम धन्य हो। यह धरती माँ कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। यानी जैसे हर माँ अपने प्यारे पुत्रों को बहुत कुछ देती है, वैसी धरती माँ हम सपूतों को, हम पुत्रों को बहुत कुछ प्रदान करती है। यह उस दिन कवि ने समझ पाया जिस दिन धरती माँ ने सेम की यानी तमाम फलियां प्रदान की और सब लोग खा करके भी उब गए। अब कवि ने अब उसको पुरानी बात समझ में आ गई, याद आ गई कि एक समय था इसी धरती माँ को, आज धरती माँ के महत्व को मैं समझ पाया हूँ। एक समय ऐसा भी था
जब मैं इसी धरती माँ के को मैंने यह कह दिया था कि वह यानी बंजर भूमि है, बंध्या भूमि है, क्या क्या अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। आज वह अब शब्द भी याद आ रहा है कवि को कि मैंने गलत बोल दिया था, ऐसा बोलना ठीक नहीं। यानी कवि ने यह भी बताने का प्रयास किया कि अगर व्यक्ति कभी भी पश्चाताप कर ले उसका पाप कट जाता है। यानी धरती माँ की रक्षा करना हम सभी सपूत का धर्म बनता है। ऐसी जो हमारी धरती माँ है, और कवि ने उस धरती माँ को जो इतना देती है उसको बंध्या भूमि कह दिया था। आज याद आया कवि ने क्या कहा, ध्यान देने बात है कि नहीं समझ पाया था मैंने उसके महत्व को बचपन में, छी स्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर, लोभ में आकर, अपने स्वार्थ में आकर के मैंने पैसे बो दिया था। आज उस बात को समझ में आया। छी स्वार्थ नहीं, अपने उस गंदी मानसिकता को भी कवि ने कहा, इसलिए छी शब्द का प्रयोग किया है कि मेरा यानी कोई भी स्वार्थमयी जो कामना होती है वाकई वो गंदा होता है, इसलिए कवि ने उसको छी शब्द का प्रयोग किया है। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों। अब मैं नेक्स्ट अगले अवतरण में अब प्रस्थान करने वाला हूं। ध्यान दीजिए आप लोग। रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूं इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसी दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि सुमित्रानंदन पंत। अब इसमें कुछ मोरल, अंतिम जो अवतरण है इसमें अपने एक संदेश को, अपने उद्देश्य को, अपने मोरल को कवि ने देने का प्रयास किया कि जिस तरीके से धरती माँ ने हमें इतना कुछ दिया, कोई भी अगर ममता का भाव हो, प्रेम में भाव से अगर हम कुछ बोलते हैं, धरती माँ बहुत कुछ देती है। तो आज हमारे समाज में कमी है क्या? ममता की कमी है, प्रेम कमी है, अहिंसा के भाव की कमी है, मानवता की कमी है। कवि ने कहा अगर इन चीजों को जमीन के अंदर बोया जाए, चारों तरफ हमारी धरती माँ, पूरा यह समाज प्रेम, ममता, मानवता, अहिंसा, लोक कल्याण की भावनाओं से जगमगा उठे। यानी कवि ने यहां तक व्यक्त करने का विचार बनाया कि क्षमता के दाना, यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, यानी हमें काम करने की क्षमता का भी, आज के हमारे नवयुवकों में काम करने की जो क्षमता की जो भावना है ना, कर्तव्य परायणता यानी कर्म करने की जो शक्ति है वो समाप्त होती जा रही है लोगों में। यानी बिना काम किए अगर पैसे मिल जाएं, ऐसी भावना लोगों में पैदा हो रही है। इसलिए कवि ने कहा कि आज के समय में आवश्यक है कि लोगों में क्षमता के दाने बोने हैं, यानी लोग अपनी क्षमता को, अपने कार्य कुशलता को समझ सकें। यह बात कवि ने बताने का प्रयास किया। ध्यान दें, रत्न प्रसविनी है हमारी ये धरती माँ, रत्नों को देने वाली है, पैदा करने वाली। प्रसविनी माने पैदा करने वाली है, वसुधा माने धरती। अब समझ सका हूं इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं। कवि ने बतलाया, आज मैंने यह समझ पाया कि हमारी ये धरती माँ रत्न को पैदा करने वाली है, इसलिए इसमें ममता के दाने को अब बोने की आवश्यकता है, ताकि चारों तरफ प्रेम की भावना लहला उठे। जो ममता और समता की भावनाएं हमारे समाज में कमी है, यानी लोगों में समानता की अवधारणा, ममता, अहिंसा, मानवता, ये सब भावनाओं की कमी हो चुकी है, मानवीय संवेदना का ह्रास हो चुका है। कवि ने कहा समाज में ऐसे ही बीज बोने की आवश्यकता है, पूरी दसों दिशाएं प्रेम और ममता से लहला उठे। ध्यान दें, इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं, इनमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। इसमें ममता और क्षमता, यानी लोग अपनी क्षमता को, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को समझ सकें, लोग अपनी ऊर्जा को समझ सकें, तभी समाज का वो सामाजिक आर्थिक कल्याण हो पाएगा। इसलिए कवि ने क्या कहा, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, यानी मानव के प्रति जो प्रेम भाव है ऐसा दाना बोया जाए जिससे सभी में प्रेम का भावना अंकुरित हो, सब में एक दूसरे से प्रेम करने की पार क्षमता हो, यानी जिसमें मानवीय संवेदना, ह्यूमन सेंटिमेंट जुड़ा हुआ हो। ऐसी भावना को
यानी प्रचारित प्रसारित करने का भाव हमारे कवि सुमित्रानंद पंत जी सोचते हैं। आगे क्या लिखते हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, हमारी यह यानी धूल से दूसरी जो फसलें हैं इसमें यानी मानवता की जीवन के श्रम से हंसे दिशाएं, पूरी जो दिशाएं हैं, ध्यान देने की बात है बच्चों कि जो हमारी सभी दिशाएं हैं इसमें मानवता और लोक कल्याण और परिश्रम की भावना चारों तरफ पैदा हो सके और हम लोग आगे बढ़ सकें, इस भाव को दिखलाने का प्रयास किया गया है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि ने अपने ऊपर भी लिया, पहले स्वार्थमयी बीज को बोया, कोई फल नहीं निकला, फिर उसमें सेम के दाने को वह बोया, फिर उससे तमाम फसलें, तमाम लहलाती वह तमाम फसलें उसको प्राप्त हुई, तमाम सब्जी प्राप्त हुआ उसको। इस तरह से कवि ने बताने का प्रयास किया कि बच्चों कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। यानी समाज है, समाज हमारी धरती माँ में जैसे बीज हम बोएंगे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार समाज में अगर हम दूसरों के लिए यानी लोक कल्याण, प्रेम और अच्छे विचार, अच्छा सम्मान लोगों के साथ अगर हम व्यवहार करेंगे तभी जो है हम वैसा ही पाएंगे। यानी वो सूद ब्याज के साथ अगला जो है यह समाज हमको वापस करता है। इसलिए कवि ने एक अच्छे समाज की परिकल्पना करने का विचार इस कविता में व्यक्त किया है। यह कविता अपने आप में पूर्ण रूप से प्राकृतिक धरातल पर भले ही पूरी कविता आधारित हो, लेकिन इसमें एक सामाजिक संदेश है। समता और ममता और लोक कल्याण की परिकल्पना ही जीवन का मूल आधार है। इस तरह से इस कविता का मूल व्याख्या मैंने प्रस्तुत किया। एक बात याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थीगण कि आप लोग समय समय पर इस कविता का आनंद लेते रहें और इसको सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें ताकि आप दूसरे तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।